लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह की जागरूकता का केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रहेगा। मित्रों, आज विषय लिया गया है कैंसर का। अभी छात्र कल्याण अधिष्ठाता बता रहे थे कि कैंसर लाइलाज नहीं है, और मैं कहूँगा कि इस दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो लाइलाज है, अगर वो वास्तव में बीमारी है। लेकिन हमने सारे के सारे ऐसे साधन डेवलप किए कि हमारी हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भरता बढ़ती चली गई, और परिणाम हुआ कि बहुत सारे सिस्टम, मैं किसी सिस्टम की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एलोपैथी एग्जिस्टेंस में आया और हमने हमारे सिस्टम्स को पूर्णतः भुलाने का निर्णय किया। चाहे वो होम्योपैथी था, चाहे वो आयुर्वेद था। क्योंकि मेरा इस विषय में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, कल सुश्रुत संहिता के कुछ अध्याय का अध्ययन कर रहा था और उसके माध्यम से पता चला कि जिस तरह का निदान आज के डॉक्टर्स करते हैं, उस तरह का निदान सुश्रुत ने उसी वक्त अपनी संहिता में वर्णित कर दिया था। हमारे यहाँ एक परंपरा यह भी रही कि किसी भी डिसिप्लिन को सेपरेशन के साथ नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि मानव जीवन ही इंटरडिसिप्लिनरी है। और इसलिए आप देखिए, अगर जब उसका सुश्रुत संहिता का आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले सुश्रुत सर्जरी की बात करता है, लेकिन फिर कहता है सर्जरी से पहले मन को शांत करने के लिए, मन को अभय करने के लिए मंत्रों का उच्चारण आवश्यक है। मित्रों, वही पद्धति आज हमारा डॉक्टर अपनाता है, चाहे वो सेडेशन की पद्धति हो या साइकोलॉजिकल फियरलेस बनाने की पद्धति। लेकिन हमने, दुख की बात यह है कि हमने हमारी चीज़ों को भुलाने का निर्णय किया, और परिणाम ये हुआ कि हम सब चीज़ों के लिए इतना मन में खौफ पैदा करके जीते हैं कि ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसका कोई निदान संभव ही नहीं है। सुश्रुत इतनी ही बात नहीं करते, वो बताते हैं कि इसका कारण क्या है, और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो अभूत और ग्रंथि। कहते हैं ये एक बीमारी है, और कहते हैं इस बीमारी का निदान संभव है। और आपको पता होगा, आयुर्वेद जिसकी बात करता है, वात, कफ और पित्त, वो तीनों की बात करते हैं और तीनों का निदान भी बताते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि वो निदान इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हम सोचते हैं साइकोलॉजिकली। मैं बताता हूँ किसी को, आप साइकोलॉजिकली इसलिए सुश्रुत ये बात करते हैं कि भयहीन करने की आवश्यकता है पेशेंट को, क्योंकि जब भी आपने उसको कहा कि तुम्हारे कैंसर है, वो पेशेंट आधा वहीं मर जाता है। इसलिए उसको सबसे पहले आवश्यकता है कि उसको भयहीन किया जाए। जो हमारे शास्त्रों में इस तरह का विधान था, उस प्रक्रिया को हम फॉलो नहीं करते। इसलिए मित्रों, मैं ये कहूँगा, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि एलोपैथी को छोड़ दिया जाए। एलोपैथी का अपना महत्व है, लेकिन हमने हमारे सिस्टम में हमेशा एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप करने की बात करी। उस ऑल्टरनेटिव सिस्टम के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? और अगर एलोपैथी आवश्यक है, आजकल आवश्यक हो गया है, लेकिन एलोपैथी आवश्यक हो भी गया है, तो अगर हम हमारे सिस्टम को अपनाने की बात करते हैं तो उसमें किसी तरह का फर्ज भी नहीं है। इसलिए इस अवसर पर मैं आप सब से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे अपने सिस्टम को भी अपनाएं, समाज में भी जाएं और जागरूकता पैदा करें कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है, कैंसर के बढ़ने के कारण क्या हैं। और जहाँ तक मेरी समझ में आया, क्योंकि सब लोग कई प्रकार के आयोजन करते रहते हैं, उससे समझ में आया कि सबसे बड़ा कारण नशा और दूसरा कारण तनाव है। हमारी दिनचर्या इतनी प्रभावित हुई है विपरीत रूप से कि वो विभिन्न प्रकार के रोगों का आमंत्रण है। हमें हमारी दिनचर्या को ठीक करना होगा। मित्रों, हमारा जब दिन होता है, हमारी जब रात होती है, तब वास्तव में दिन होता है, और हमारा जब दिन होता है तो वास्तव में रात होती है। आज का युवा क्या करता है, 4 बजे 3 बजे उसके सोने का समय होता है, जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 3 बजे हमें उठ जाना चाहिए, और 3 से 5:30 बजे का समय ऐसा समय होता है जिसमें जो भी किया जाता है वो फलीभूत होता है।
लेकिन हमने इन सारी परंपराओं को और जो आदमी अपनी दिनचर्या को ठीक से समेट लेता है, ठीक से नियमित और नियंत्रित कर लेता है, वह कभी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं रहता। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य है। अपना ध्यान रखें और न सिर्फ अपना ही ध्यान रखें, अपितु स्वस्थ और सजग समाज के निर्माण में भी योगदान दें, और यही उद्देश्य इन सब आयोजनों का होता है। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और बोलने का